नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल की तह तक जा रहे हैं जो मुझे लगता है हम में से कई लोगों को परेशान करता है। बच्चे स्कूल में असफल क्यों होते हैं? ये फेल शब्द ही अपने आप में बहुत भारी है। बिल्कुल। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे पास बियॉन्ड द ग्रेड अंडरस्टैंडिंग एंड रेमेडिंग स्टूडेंट फेलियर के कुछ अंश है। और हमारा मकसद सिर्फ वजहें गिनना नहीं है, बल्कि असफलता को देखने का जो हमारा नजरिया है उसे ही चुनौती देना है, जो कि बहुत जरूरी भी है। हाँ। और इसी बात पर एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है जो हमारे सोर्स में भी है और NCF 2005 में भी। और वो ये कहता है कि अगर कोई बच्चा फेल होता है तो वो बच्चा फेल नहीं हुआ है, बल्कि पूरा सिस्टम फेल हुआ है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ना? इसने तो मेरी पूरी सोच ही पलट दी। मतलब हम तो हमेशा यही सोचते आए हैं कि भाई बच्चा फेल हुआ तो या तो वो आलसी है या शायद उसकी बुद्धि कम है। कमी बच्चे में ही निकालते हैं हमेशा। पर ये विचार तो कह रहा है कि शीशे में बच्चे को नहीं, बल्कि स्कूल को, उसके तौर तरीकों को, पूरे सिस्टम को देखने की जरूरत है। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि ये जिम्मेदारी को पूरी तरह से शिफ्ट कर देता है। हाँ। ये बच्चे को दोषी के कटघरे से हटाकर सिस्टम को जिम्मेदार बना रहा है। हाँ। इसका सीधा मतलब है कि स्कूल का पाठ्यक्रम, पढ़ाने का तरीका या परीक्षा लेने का ढंग वो उस बच्चे की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाया। ये बच्चे की अयोग्यता नहीं, बल्कि सिस्टम की एक तरह से अनुकूलन की कमी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये जो सिस्टम है ये फेल होता कैसे और कहाँ है? हमारा जो सोर्स है वो इन कारणों को 4 बड़े हिस्सों में बांटता है। हाँ, 4 कैटेगरीज में। मनोवैज्ञानिक, फिर शैक्षणिक, सामाजिक और फिर पूरे सिस्टम से जुड़े कारण। चलिए एक एक करके समझते हैं। हाँ, मनोवैज्ञानिक कारणों से शुरू करते हैं क्योंकि अक्सर कहानी वहीं से शुरू होती है। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चली। शिक्षाविद हैं जॉन होल्ट। उनकी किताब हाउ चिल्ड्रन फेल का जिक्र है। और वो कहते हैं कि बच्चे इसलिए फेल नहीं होते कि वो मूर्ख हैं, बल्कि इसलिए कि वो डरे हुए हैं। डरे हुए? किस चीज से? यही तो वो कहते हैं कि बच्चे गलत जवाब देने से डरते हैं, क्लास के सामने बेवकूफ दिखने से डरते हैं, अपने टीचर्स को, माता पिता को निराश करने से डरते हैं। और ये जो डर है ये उनके दिमाग पर एक तरह से ताला लगा देता है। वो सोचने के बजाय बस उस शर्मिंदगी से बचने की कोशिश करने लगते हैं। बिल्कुल। दिमाग फिर सीखने की प्रक्रिया से हटकर बचाव की मुद्रा में आ जाता है। और जब ये बार बार होता है तो एक और खतरनाक चीज होती है जिसे मार्टिन सेलिगमैन ने सीखी हुई लाचारी कहा है। सीखी हुई लाचारी? लर्न्ड हेल्पलेसनेस? ये तो सुनने में ही अजीब है। कोई लाचार होना कैसे सीख सकता है? आप इसे ऐसे समझिए, एक बच्चा है, वो पहली बार कोशिश करता है, असफल होता है। ठीक है, दूसरी बार कोशिश करता है, फिर असफल होता है। कुछ समय बाद चाहे हालात बदल भी जाएं, मतलब शायद अब वो सफल हो सकता हो, पर वो मन में ये मान लेता है कि मैं कुछ भी कर लूं, नतीजा तो वही रहेगा, मैं सफल हो ही नहीं सकता। तो वो कोशिश करना ही बंद कर देता है। उसने एक तरह से लाचार रहना सीख लिया है। ये एक मानसिक इस्तीफा है। बाप रे। तो इसका मतलब ये है कि वो बच्चा जो क्लास में कभी जवाब नहीं देता या होमवर्क नहीं करता, वो शायद आलसी नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसने उम्मीद ही छोड़ दी है। ये तो उस बच्चे को देखने का हमारा नजरिया ही पूरी तरह से बदल देता है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है प्रेरणा की कमी। जब बच्चे को ये नहीं दिखता कि ये पाइथागोरस थ्योरम या मुगल साम्राज्य की तारीखें उसकी असल जिंदगी में कहाँ काम आने वाली हैं, तो वो मानसिक रूप से क्लास से बाहर हो जाता है। शरीर क्लास में, दिमाग कहीं और। ये डर और लाचारी वाली बात तो मन से जुड़ी हुई है, लेकिन क्या स्कूल में पढ़ाने के तौर तरीकों में भी कोई गड़बड़ है? बिल्कुल है, और शायद ये सबसे बड़ी वजहों में से एक है। इन्हें शैक्षणिक या शिक्षण संबंधी कारण कहते हैं। हमारे सोच में इसका एक बहुत ही कमाल का उदाहरण है। सोचिए, एक आदिवासी बच्चा है जिसने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ गांव का हाट या बाजार देखा है। ठीक। और गणित की क्लास में टीचर उसे सुपरमार्केट का उदाहरण देकर प्रॉफिट लॉस समझा रही है। उस बच्चे के लिए तो सुपरमार्केट एक एलियन कॉन्सेप्ट है, वो सवाल से जुड़ ही नहीं पाएगा। इसे ही संदर्भहीन शिक्षा कहते हैं। और ये सीधे तौर पर पढ़ाने के तरीके से जुड़ा है। ज्यादातर स्कूलों में एक लाठी से सबको हाँकने वाली नीति चलती है। हाँ, वन साइज फिट्स ऑल। बिल्कुल। ये मान लिया जाता है कि क्लास के 40 बच्चे एक ही तरीके से और एक ही रफ्तार से सीखेंगे। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। नहीं होता। हर बच्चे का दिमाग अलग है, कोई सुनकर सीखता है, कोई देखकर और कोई खुद करके। अब अगर टीचर सिर्फ लेक्चर दिए जा रहा है
तो जो बच्चे करके सीखने वाले हैं वो तो पीछे छूट जाएंगे। और फिर हमारे सिस्टम का सबसे बड़ा रोग, रटना। रटना, हाँ। ऐसा लगता है हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम समझ के नहीं बल्कि याददाश्त की परीक्षा ले रहा है। जो जितना रट सकता है वही टॉपर है। और इस रटने की प्रक्रिया में जो बच्चे की स्वाभाविक जिज्ञासा होती है वो मर जाती है। हाँ, वो क्यों और कैसे पूछने के बजाय बस दिए गए जवाबों को रटने लगता है। वो एक विचारक की जगह एक रिकॉर्डर बन जाता है। ये तो हुई क्लासरूम की बात। पर क्लास के बाहर की दुनिया का क्या? मतलब सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल का कितना असर पड़ता है? भारत जैसे देश में तो इसका बहुत गहरा असर है। आप प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थियों के बारे में सोचिए। फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स। हाँ, ये वो बच्चे हैं जिनके माता पिता खुद कभी स्कूल नहीं गए। वो अपने बच्चों की मदद करना चाहते हैं पर उन्हें खुद नहीं पता कि कैसे करें। सही बात है। बच्चे को घर पे होमवर्क में मदद करने वाला कोई नहीं होता। और एक और पहलू जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है वो है भाषा। भाषा। हाँ, सोर्स इसे भाषा का अवरोध कहता है। सोचिए, बच्चे की घर की भाषा मान लीजिए भोजपुरी या गोंडी है और स्कूल में पढ़ाई या तो शुद्ध हिंदी या अंग्रेजी में हो रही है। वो बच्चा तो एक तरह से गूंगा हो जाता है। वो जो सोच रहा है उसे व्यक्त ही नहीं कर पाता। और सबसे दुख की बात यह है कि अक्सर ऐसे बच्चे को कमजोर या धीमा समझ लिया जाता है। बिल्कुल। जबकि दिक्कत उसकी बुद्धि में नहीं, भाषा के उस पुल में है जिसे वो पार नहीं कर पा रहा। यही तो त्रासदी है। और इसके साथ आप घर का माहौल भी जोड़ लीजिए। गरीबी, घर में पढ़ने के लिए एक शांत कोना ना होना, बिजली ना होना। हाँ, ये सब चीजें बच्चे की सीखने की क्षमता पर सीधा असर डालती हैं। ये अदृश्य बाधाएं हैं। तो हमने मन की बात की, क्लासरूम की, समाज की, लेकिन इस सब के ऊपर जो पूरा ढांचा है, मतलब सिस्टम, क्या उसमें भी कोई बुनियादी खामियां हैं? बिल्कुल। और सबसे बड़ी है हमारी मूल्यांकन प्रणाली। परीक्षा का तरीका। हाँ, ये लगभग 99% पेन पेपर टेस्ट पर आधारित है। ये सिर्फ ये जांचता है कि बच्चे को कितना याद है। इसका मतलब एक बच्चा जो बहुत अच्छा चित्रकार है या क्रिकेट में कमाल का कप्तान है, वो सब काबिलियत हमारे रिपोर्ट कार्ड के लिए किसी काम की नहीं है। किसी काम के नहीं। वो अकादमिक परीक्षा में फेल माना जा सकता है। हम ज्ञान को बहुत ही संकीर्ण नजरिए से देख रहे हैं। यही नहीं, और भी हिस्से हैं, जैसे क्लास में बहुत ज्यादा भीड़, एक टीचर पर 50-60 बच्चे, वो हर एक पर ध्यान कैसे दे सकता है भला? नहीं दे सकता। स्कूलों में ब्लैक बोर्ड, चार्ट्स या खेलने के सामान जैसी जरूरी चीजों की कमी, ये सब मिलकर एक ऐसा तंत्र बनाते हैं जो असफलता को जन्म देता है। ये सब सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि ये एक चक्रव्यूह जैसा है। डर, गलत तरीके से पढ़ाना, भाषा की दीवार और एक कठोर सिस्टम, ये सब मिलकर बच्चे को फंसा लेते हैं। बिल्कुल। और जैसा सोर्स कहता है, असफलता कोई एक दिन की घटना नहीं है, ये एक धीमी प्रक्रिया है। हाँ, और इस प्रक्रिया के कदमों को समझना बहुत जरूरी है। कैसे? देखिए, सबसे पहले होता है डिस्कनेक्ट। बच्चा क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उससे खुद को जोड़ नहीं पाता। ठीक है। उसके लिए वो बस कुछ शब्द है जिनका कोई मतलब नहीं। इसके बाद भ्रम की स्थिति आती होगी। बिल्कुल। उसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मान लीजिए जोड़ घटा भी ठीक से समझ नहीं आया, लेकिन सिलेबस आगे बढ़ गया है और अब गुणा भाग सिखाया जा रहा है। ओह! उसके दिमाग में चीजें उलझने लगती हैं। इसे लर्निंग गैप कहते हैं। और ये खाई हर दिन चौड़ी होती जाती है। और जब टीचर उससे कोई सवाल पूछता होगा और वो जवाब नहीं दे पाती होगी, तो शायद टीचर उसे डांट देती है या दूसरे बच्चे उस पर हंसते हैं। यहीं से उसके आत्मसम्मान में कमी आनी शुरू होती है। वो खुद को बेवकूफ या कमजोर समझने लगता है। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि इसके बाद क्या होता होगा। पलायन। बिल्कुल। अब वो बच्चा इस स्थिति से बचना चाहता है। वो सवाल पूछना बंद कर देता है ताकि उसका मजाक न उड़े। वो पिछली बेंच पर छिपकर बैठने लगता है। हाँ, ताकि टीचर की नजर उस पर ना पड़े। या पेट दर्द का बहाना बनाकर स्कूल से छुट्टी लेने लगता है। और फिर अंत में आती है औपचारिक असफलता। बिल्कुल। वो या तो परीक्षा में फेल हो जाता है या तंग आकर स्कूल ही छोड़ देता है। लेकिन जब हम कहते हैं कि वो बच्चा फेल हो गया, तो हम उसकी ये पूरी दर्दनाक यात्रा नहीं देखते। हम तो बस अंतिम परिणाम पर एक ठप्पा लगा देते हैं। सही कहा। ये पूरी प्रक्रिया सुनकर ही कितना भारी महसूस हो रहा है। पर क्या इस चक्रव्यूह को तोड़ा जा सकता है? कोई समाधान है? हाँ, और अच्छी खबर यही है कि समाधान मौजूद हैं और वो बहुत तार्किक हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है उपचारात्मक शिक्षण, रेमीडियल टीचिंग। इसका क्या मतलब है? क्या बच्चे को वही चैप्टर दोबारा पढ़ाना? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। इसका मतलब है पहले एक निदानात्मक परीक्षण करना, डायग्नोस्टिक टेस्ट। अच्छा।
जैसे डॉक्टर बीमारी का पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट करता है, वैसे ही ये एक ऐसा टेस्ट है जिससे ये पता लगाया जाता है कि बच्चे को असल में दिक्कत कहाँ आ रही है। मतलब समस्या की जड़ तक पहुंचना। बिल्कुल। क्या उसे अक्षर पहचानने में दिक्कत है या भिन्न का कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आया? और एक बार जब जड़ पता चल जाए तो फिर सिर्फ उसी एक कमी को दूर करने के लिए उसे अलग से या छोटे ग्रुप में पढ़ाया जाता है। ये तो बहुत असरदार तरीका लगता है। और पढ़ाने के तरीकों में क्या बदलाव हो सकता है? सबसे बड़ा बदलाव है बाल केंद्रित शिक्षा को अपनाना। चाइल्ड सेंट्रिक। हाँ, मतलब शिक्षा का केंद्र टीचर या किताब नहीं बल्कि बच्चा हो। उसकी रुचि, उसकी गति और उसके सीखने के तरीके के अनुसार पढ़ाया जाए और हमेशा मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ा जाए। मूर्त से अमूर्त मतलब पहले बच्चों को ठोस चीजों से सिखाया जाए जिन्हें वो छू और देख सकते हैं, जैसे गिनती सिखाने के लिए पत्थर या तीलियों का इस्तेमाल करना। अच्छा। जब ये कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में बैठ जाए तब जाकर उन्हें 1, 2, 3 जैसे अमूर्त चिन्हों और नियमों पर ले जाया जाए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। हम क्लास में एक ऐसा माहौल कैसे बना सकते हैं जहां बच्चा डरे नहीं? उस भावनात्मक सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जाए? इसका एक ही तरीका है, गलतियों को सीखने की प्रक्रिया का एक सम्मानजनक हिस्सा मानना। जब एक बच्चा गलती करे तो उसे डांटने या उसका मजाक उड़ाने के बजाय उसे एक अवसर की तरह देखा जाए, यह समझने का कि बच्चा सोच कैसे रहा है। टीचर को एक जज नहीं बल्कि एक कोच, एक सहयोगी बनना होगा। एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां सबसे बेवकूफी भरा सवाल पूछने पर भी डांटना पड़े। हाँ, बल्कि तालियां बजें। और आखिर में एक समावेशी वातावरण बनाना। इसका मतलब है कि हर बच्चे को ये महसूस कराना कि वो इस क्लास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाँ, और इसमें बहुभाषिकता को अपनाना बहुत जरूरी है। अगर क्लास में कोई बच्चा अपनी मातृभाषा में कुछ बोलना चाहता है तो उसका स्वागत किया जाए, उसे चुप ना कराया जाए। बिल्कुल, उसकी भाषा और संस्कृति को सम्मान दिया जाए। जब बच्चों के अपने अनुभवों को क्लास की चर्चा में जगह मिलती है तो वे जुड़ाव महसूस करते हैं, स्कूल उन्हें पराया नहीं लगता। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें तो सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि बच्चे की असफलता उसकी निजी नाकामी नहीं है। ये एक जटिल मुद्दा है जिसके पीछे बच्चे का डर, अप्रासंगिक शिक्षा, सामाजिक बाधाएं और खुद सिस्टम की अपनी खामियां हैं। बिल्कुल, ये एक धीमी प्रक्रिया है जिसमें बच्चा धीरे धीरे सिस्टम से बाहर धकेल दिया जाता है, लेकिन समाधान मौजूद हैं। चाहे वो बच्चे की दिक्कत को सही ढंग से समझना हो, पढ़ाने के तरीकों को लचीला बनाना हो या क्लास में एक सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल बनाना हो। हमें बच्चे को नहीं बल्कि सिस्टम को ठीक करने पर ध्यान देना होगा। बिल्कुल, सिस्टम को बच्चे के लिए काम करना चाहिए, ना कि बच्चे को एक टूटे हुए सिस्टम के लिए। यहाँ मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जा रहा हूँ। हमने ये चर्चा की कि कैसे सिस्टम एक बच्चे को स्कूल के अंदर असफल बनाता है, लेकिन यह एक और सवाल खड़ा करता है। स्कूल का दिया हुआ ये असफलता का ठप्पा स्कूल छोड़ने के सालों बाद तक किसी व्यक्ति के पूरे जीवन को कैसे प्रभावित करता है? उसके आत्मविश्वास पर, उसके रिश्तों पर और जीवन में मिलने वाले अवसरों पर इसका क्या असर होता है? और क्या ये सिर्फ स्कूलों की जिम्मेदारी है या एक समाज के तौर पर हमारी भी कोई सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम सफलता की अपनी संकीर्ण परिभाषा को ही बदलें?